देखो, कल अपन ने पढ़ा था व्हाट इज कंपनी, फिर अपन ने पढ़ा था फीचर्स ऑफ कंपनी, फिर अपन ने टॉपिक पढ़ा था टाइप्स ऑफ कंपनी। नाउ नेक्स्ट टॉपिक अपन डिस्कस कर रहे हैं, डेट इज बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन बाय अ कंपनी। तो अगर आपको याद हो तो कल मैंने आपको पढ़ाया था कि सेक्शन 128 एंड 129 जो कंपनीज एक्ट 2013 का सेक्शन 128 और 129 है, वो हमें बताता है कि एक कंपनी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स किस तरीके से मेंटेन करेगी। तो इसमें लिखा है कंपनी इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन अ मिनिमम बुक्स ऑफ अकाउंट्स अंडर सेक्शन 128 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। कंपनीज एक्ट 2013 का सेक्शन 128 आपको बताता है कि कंपनी को कुछ मिनिमम बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाना उसके लिए मैंडेटरी होता है। एंड सच बुक्स ऑफ अकाउंट शुड बी मेंटेन ऑन एक्रूअल बेसिस। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, एग्जाम में 1 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा आपके कि ऑन विच बेसिस कंपनी मेंटेन हिज बुक्स ऑफ अकाउंट्स, कि कंपनी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स किस बेसिस पे बनाते हैं। तो आपका आंसर क्या होगा, एक्रूअल बेसिस। कंपनी को केवल एक्रूअल बेसिस पे ही बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाना अलाउड है। आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा देयर आर टू बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, वन इज कैश बेसिस एंड सेकंड इज एक्रूअल बेसिस। तो जो कंपनीज है, कंपनीज को अकाउंटिंग करना केवल एक्रूअल बेसिस से ही अलाउड है, कैश बेसिस से कंपनी अकाउंटिंग नहीं कर सकती एज पर कंपनीज एक्ट 2013। अब जो मिनिमम बुक्स ऑफ अकाउंट से कंपनी को बनाने हैं वो क्या क्या बनाने होते हैं, मेंटेन करने होते हैं। दैट इज रिसिप्ट बुक, पेमेंट डिटेल, सेल एंड परचेज बुक, असेट एंड लायबिलिटीज अकाउंट एंड डिटेल ऑफ मटेरियल एंड लेबर। तो ये मिनिमम बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं जो हर कंपनी को मेंटेन करना मैंडेटरी होता है, कंपलसरी होता है। अब बात करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी। क्या होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट? एंड ऑफ द ईयर में अपने बिजनेस के प्रॉफिट एंड लॉस को फाइंड आउट करने के लिए और एंड ऑफ द ईयर में अपने असेट और लायबिलिटीज की पोजीशन को फाइंड आउट करने के लिए हम एंड ऑफ द ईयर में कुछ स्टेटमेंट्स बनाते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो अंडर सेक्शन 2 सब सेक्शन 40 ऑफ कंपनीज एक्ट द फॉलोइंग आर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी। तो जो आपका सेक्शन 2 सब सेक्शन 40 है उसका शेड्यूल 3 है। शेड्यूल 3 का पार्ट 1 है, वो तो हमें बताता है कि बैलेंस शीट कैसे बनानी है, एक कंपनी अपनी बैलेंस शीट कैसे बनाएगी। और इसी शेड्यूल 3 का पार्ट 2 है, वो हमें बताता है कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनाया जाएगा। तो लिखा है शेड्यूल 3 फॉर द बैलेंस शीट विल अप्लाई फॉर ऑल कंपनीज यूनिफॉर्मली फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू बी प्रिपेयर्ड फॉर द फाइनेंशियल ईयर कमेंसिंग ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2013। ये जो नया फॉर्मेट है, दिस इज अ न्यू फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट। ये कब से एप्लीकेबल हुआ था? 1 अप्रैल 2013 से। द कंपनीज हैड प्रिस्क्राइब्ड द बैलेंस शीट हैज प्रिपेयर्ड वर्टिकल फॉर्मेट ओनली। और इसमें बताया गया कि आफ्टर 1 अप्रैल 2013 अब से कंपनियां जो अपना बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट केवल वर्टिकल फॉर्मेट में ही बनाएंगे, हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में नहीं बनाएंगे। ये जो पार्टनरशिप में अभी आपने जो बैलेंस शीट बनाई थी वो आपका हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट था, लेकिन कंपनीज की जो बैलेंस शीट है वो आपके वर्टिकल फॉर्मेट में बनाई जाती है। देखिए इस तरीके से बनती है कंपनी की बैलेंस शीट। दिस इज द फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट। सबसे पहले यहाँ पे आता है पर्टिकुलर, नोट नंबर, फिर अपन लिखते हैं करंट ईयर का डेटा और उसके साथ में अपन लिखते हैं प्रीवियस ईयर का डेटा। ठीक है ना, करंट ईयर प्रीवियस ईयर दोनों ईयर के फिगर्स यहाँ पे लिखे जाते हैं बैलेंस शीट में। जैसा आपको पता है देयर आर 2 साइड्स ऑफ बैलेंस शीट, असेट एंड लायबिलिटीज। ऐसी कंपनीज की जो लायबिलिटीज हैं उसको बोला जाता है इक्विटीज एंड लायबिलिटीज, और जो असेट है उसको असेट ही बोलते हैं। जो लायबिलिटी साइड है उसको क्या बोलेंगे, इक्विटीज एंड लायबिलिटीज, और जो असेट साइड है उसको असेट ही बोला जाता है। अब ये आपको दिख रहा है ना, 1, ये 2, ये 3 और ये 4, ये सब कहलाते हैं हेडिंग्स। ये सब क्या कहलाएंगे, आपके हेडिंग्स। तो बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में सबसे पहला जो हेडिंग है वो है शेयर होल्डर फंड, फिर है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग ऑन अलॉटमेंट, देन नॉन करंट लायबिलिटी और देन करंट लायबिलिटी। और उसके अंदर ये जो आपको ABC दिख रहे हैं, ये जो दिख रहे हैं ABCD ये जो दिख रहे हैं, ये सब कहलाते हैं सब हेडिंग्स।
ये सब क्या कहलाते हैं, इनके सब हेडिंग्स। तो आपका जो थर्ड बुक है ना, डेट इज एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो याद करो अभी मैंने जब सिलेबस बताया था तो मैंने आपसे बताया था कि आपको बैलेंस शीट के हेडिंग और सब हेडिंग लर्न करने हैं, तो यही है वो, ये आपको लर्न करने हैं। और ये जो दिख रहे हैं ना सीक्वेंस, इसी सीक्वेंस में लर्न करने हैं। मतलब किसी भी कंपनी की कोई बैलेंस शीट आप नेट पे सर्च कर लेना, आपको सारी बैलेंस शीट इसी फॉर्मेट में दिखेंगी। आप इसका सीक्वेंस भी चेंज नहीं कर सकते हैं। आप ऐसा नहीं कर सकते कि करंट लायबिलिटी को ऊपर लिख दें और नॉन करंट लायबिलिटी को नीचे लिख दें। इसका यही सीक्वेंस रहता है। मतलब हेडिंग का तो सीक्वेंस ये है ही, ये जो सब हेडिंग्स हैं, ये जो सब हेडिंग्स हैं, इनके भी सीक्वेंस चेंज नहीं होते, ये भी इसी सीक्वेंस में होते हैं। तो ये तो हो गई लायबिलिटी साइड। तो ये जो 1 2 3 4 दिख रहे हैं ये तो हेडिंग्स कहलाते हैं, और उसके अंदर ये जो ABCD दिख रहे हैं ये सब आपके क्या कहलाते हैं, सब हेडिंग्स कहलाते हैं। तो जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि कंपनीज की बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स को आप कहाँ शो करोगे, कौन से हेडिंग और कौन से सब हेडिंग्स में क्रेडिटर्स शो होंगे, तो आपका आंसर होगा सब हेडिंग इज ट्रेड पेबल और हेडिंग इज करंट लायबिलिटी। तो इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में इस बैलेंस शीट में से आएंगे। तो आपको इसके हेडिंग और सब हेडिंग्स लर्न करने हैं, तो इसको आप अभी से लर्न करना स्टार्ट कर दीजिए। ये पूरी बैलेंस शीट आपको एज इट इज लर्न करनी है सीक्वेंस के साथ। तो ये तो बात हो गई लायबिलिटी साइड की। अब देखिए असेट साइड, ये आपकी असेट साइड है। असेट साइड में दो हेडिंग्स होते हैं, नॉन करंट असेट और करंट असेट। नॉन करंट असेट में मेजर सब हेडिंग्स हैं फिक्स्ड असेट और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस, अदर नॉन करंट लायबिलिटी। फिक्स्ड असेट्स में दो आते हैं, टेंजेबल और इनटेंजेबल एंड कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। तो दो हेडिंग्स हैं असेट साइड में, एक तो नॉन करंट असेट और करंट असेट। और ये जो इसके ABC है और ये जो नीचे दिख रहे हैं ABCD, ये आपके क्या हो जाएंगे, सब हेडिंग्स हो जाएंगे। तो जैसे मैंने बताया एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, सपोज करो कि डेटर्स है, डेटर्स को आप कहाँ शो करोगे, कौन से हेडिंग और कौन से सब हेडिंग्स में, तो आंसर क्या होगा, डेटर को शो किया जाता है ट्रेड रिसीवेबल, तो ये तो सब हेड हो गया। और हेडिंग्स क्या होगी, करंट असेट, हेडिंग क्या होगी, करंट असेट। तो ये बैलेंस शीट आपको लर्न करनी है। ये यहाँ पे तो है ही, आपके जो सेकंड बुक है हमारी, थर्ड बुक, दैट इज एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसका फर्स्ट चैप्टर भी यही है जिसमें ये बैलेंस शीट आपको दे रखी है। ठीक है, तो वहाँ पे आपको इसको लर्न करना है। अभी अगर मैं कंपनी अकाउंट्स की अगर बात करूँ प्रैक्टिकल, तो ये बैलेंस शीट आपको बनाने के लिए नहीं आएगी कि प्रिपेयर दिस बैलेंस शीट के अंदर शेयर कैपिटल, ये जो बैलेंस शीट होती है इसके अंदर अपन शेयर कैपिटल लिखते हैं। तो शेयर कैपिटल का क्या सीक्वेंस होता है, मतलब शेयर कैपिटल को किस का अमाउंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, जिसको हमें बैलेंस शीट में शो करना है, केवल प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से यही आपके कोर्स में है। ठीक है ना, बाकी थ्योरेटिकली आपको ये पूरी बैलेंस शीट लर्न करनी है। और अगर मैं प्रैक्टिकल की बात करूं तो एग्जाम में केवल ये आएगा कि आप बैलेंस शीट के अंदर ये शेयर कैपिटल दिखाओगे, तो ये शेयर कैपिटल का ये जो अमाउंट है, ये अमाउंट कैसे कैलकुलेट होगा, हाउ दिस अमाउंट इज कैलकुलेटेड, ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन इस बैलेंस शीट का कोर्स में है। बाकी चीजें कैसे दिखानी है बैलेंस शीट में कैलकुलेट करके, वो हमारे कोर्स में नहीं है 12th क्लास में। बाकी थ्योरेटिकली आपको पूरी बैलेंस शीट वो लर्न करनी है सीक्वेंस में, उनके हेडिंग एंड उनके सब हेडिंग्स। अब ये बैलेंस शीट के कैसे शो करते हैं शेयर कैपिटल, ये मैं अभी आपको एक चैप्टर कंप्लीट होने के बाद लास्ट में पढ़ाऊंगा, अभी आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है ना, कि ये शेयर कैपिटल का कैलकुलेशन कैसे होता है जो बैलेंस शीट में शो किया जाता है, ये अभी अपन चैप्टर के लास्ट में पढ़ेंगे। राइट, यहां तक बताइए, किसी को कोई डाउट हो तो पूछिए। बोलिए, किसी को कोई डाउट हो तो बताइए। Sir, yes, बोलिए। here says that in the current asset, tangible asset is after fixed asset. So sir, that should also be remain same. ये जो बैलेंस शीट अभी आपको फॉर्मेट में दिख रही है ना, सुनोगे, जो फॉर्मेट में दिख रहा है ये एज इट इज रहता है, इसमें कुछ भी ऊपर नीचे नहीं होता। अगर वहां लिखा है कि पहले टेंजेबल है और फिर इनटेंजेबल है, तो ऐसा ही आएगा। इसको भी आप ऊपर नीचे नहीं कर सकते कि पहले आप इनटेंजेबल लिख दो फिर टेंजेबल लिख दो। वो जो बैलेंस शीट आपको दिख रही है आपके नोट्स में,
एज इट इज रहती है, कुछ भी ऊपर नीचे नहीं होता, एक शब्द भी। ओके सर। एवरी जो भी चीज है वो सब इसी फॉर्मेट में, इसी सीक्वेंस में होती हैं। आप गूगल पे सर्च कर लीजिएगा किसी भी कंपनी की बैलेंस शीट और मिला लीजिएगा इससे, एकदम आपको इसी फॉर्मेट में, इसी सीक्वेंस में दिखेंगी आपको। क्लियर है? तो ये तो थे हमारे बेसिक कंसेप्ट्स कंपनी के, ठीक है। नाउ अब अपन स्टार्ट करते हैं इसका अपना प्रैक्टिकल पार्ट पे आते हैं। स्टार्ट कर रहे हैं विद इश्यू, फॉरफीचर एंड री इश्यू ऑफ शेयर्स। तो अपन यहाँ पे पढ़ रहे हैं कि कंपनी अपने शेयर्स इश्यू करती है। तो जब एक कंपनी अपने शेयर इश्यू करती है तो कंपनी की बुक्स में उसकी अकाउंटिंग कैसे की जाती है वो अपन यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। अब वो डिस्कस करने से पहले, अकाउंटिंग डिस्कस करने से पहले मैं आपको समझा रहा हूं व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ इशूइंग द शेयर्स। जब एक कंपनी अपने शेयर्स को इश्यू करती है तो उसका क्या प्रोसेस होता है, कैसे एक कंपनी अपने शेयर इश्यू करती है, वो प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूं, समझिएगा ध्यान से। देखो, एक कंपनी जो है सबसे पहले एस्टिमेट लगाती है कि टोटल उसको कितनी कैपिटल रिक्वायरमेंट है, अपनी टोटल कैपिटल रिक्वायरमेंट, उसकी टोटल कितनी कैपिटल रिक्वायरमेंट है उसका एस्टिमेशन लगाती है कंपनी। अब कंपनी अपनी जो भी इसकी टोटल कैपिटल रिक्वायरमेंट है, मतलब कैपिटल को कलेक्ट करने के उसके पास देयर आर 5 सोर्स, 5 सोर्स हैं जहां से एक कंपनी अपनी कैपिटल को अरेंज कर सकती है। कौन कौन से 5 सोर्स हैं? देयर आर 5 सोर्स थ्रू विच कंपनी कैन कलेक्ट हिज कैपिटल, कंपनी कैन अरेंज हिज कैपिटल। सबसे पहला जो सोर्स होता है वो है इक्विटी शेयर्स। सबसे पहला जो सोर्स है कंपनी की कैपिटल को अरेंज करने का वो होता है इक्विटी शेयर। दूसरा सोर्स होता है आपका प्रेफरेंस शेयर्स। थर्ड सोर्स इज डिबेंचर्स। फोर्थ सोर्स इज लॉन्ग टर्म लोन एंड फिफ्थ सोर्स इज रिजर्व, मतलब खुद का पैसा, रिजर्व एंड सरप्लस। तो ये 5 सोर्स हैं जहां से कंपनी अपनी कैपिटल को अरेंज करती है, जो भी उसकी कैपिटल रिक्वायरमेंट होती है उसको वो अरेंज करती है। ये 5 सोर्स हैं। अब सपोज करो, अपन अज्यूम करते हैं एक कंपनी है, उसको 1 करोड़ की कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। कितनी कैपिटल चाहिए? 1 करोड़। तो सबसे पहले तो ये एस्टिमेशन लगाया गया कि टोटल कितनी कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। तो पता लगा भले इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए मिनिमम 1 करोड़ की कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। फिर अब ये डिसाइड किया जाता है कि ये जो 1 करोड़ की कैपिटल है ये कैसे अरेंज करेंगे, इसमें से कितनी कैपिटल इक्विटी शेयर्स के थ्रू करें, कितनी प्रेफरेंस शेयर, कितनी डिबेंचर, कितना लोन लें और कितना हम अपना खुद का इन्वेस्टमेंट करें, खुद के पैसे का इन्वेस्टमेंट करें। तो सपोज करो डिसाइड करा कि आउट ऑफ दिस 1 करोड़ हम 60 लाख रुपीस का अरेंजमेंट हम इक्विटी शेयर्स के थ्रू करेंगे। जो हमें टोटल कैपिटल की रिक्वायरमेंट है उसमें से 60 लाख रुपीस का अरेंजमेंट किसके थ्रू किया जाएगा? इक्विटी शेयर्स के थ्रू किया जाएगा। हम इक्विटी शेयर्स के थ्रू हम अपने 60 लाख रुपीस की कैपिटल का अरेंजमेंट करेंगे। फिर डिसाइड किया जाता है कि ये जो 60 लाख रुपीस की आपकी इक्विटी शेयर कैपिटल है, आपने जो डिसाइड करी है, इस कैपिटल का 1 पार्ट कितने का होगा? ये जो कैपिटल है 60 लाख की, इस कैपिटल का 1 पार्ट कितने रुपए का होगा? तो डिसाइड करा, बोले इस कैपिटल का 1 पार्ट 100 रुपीस का होगा। हम इस कैपिटल को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और हमारी कैपिटल का, इस 60 लाख रुपीस की इक्विटी शेयर कैपिटल का 1 पार्ट कितने रुपए का होगा? 100 रुपीस का। ये जरूरी नहीं है 100 रुपीस का ही हो 1 पार्ट, ये कंपनी टू कंपनी डिफर करता है। कोई डिसाइड करता है कि बोले 1 पार्ट 10 रुपीस का होगा, कोई डिसाइड कर सकता है 50 का, कोई 100 का, कोई 500 का और 1000। ये कंपनी टू कंपनी डिफर करता है। ये कोई ऐसा नहीं कि बोले 100 रुपीस का ही होगा। ये मैंने एग्जांपल लिया है। तो क्या डिसाइड करा कि इस कैपिटल का 1 पार्ट 100 रुपीस का होगा, तो ये कहलाती है वैल्यू ऑफ 1 शेयर। ये क्या कहलाएगा? वैल्यू ऑफ 1 शेयर। यानी अगर इस कंपनी को 60 लाख रुपीस की इक्विटी शेयर कैपिटल अरेंज करनी है तो उसके लिए उसको कितने शेयर्स इश्यू करने पड़ेंगे? 60 लाख रुपीस की कैपिटल है,
हमारा जो एक शेयर है यानी हमारे कैपिटल का जो एक पार्ट है, या यूं बोलिए वैल्यू ऑफ वन शेयर हमने क्या डिसाइड करी, 100 रुपीज डिसाइड करी। कितने हो गए ये, 60,000 शेयर्स हो गए। यानी एक कंपनी जिसको 60 लाख रुपीस की इक्विटी शेयर कैपिटल अरेंज करनी है तो उसके लिए उसको 60,000 शेयर्स इश्यू करने पड़ेंगे ऑफ रुपीज कितना, ऑफ रुपीज 100 ईच के हिसाब से, ऑफ रुपीज 100 ईच के हिसाब से। तो ये सारा एस्टिमेशन कंपनी करती है, कंपनी लगा लेती है। ये सारा एस्टिमेशन लगाने के बाद कंपनी क्या करती है, सेबी, सेबी होता है, सेबी इज सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इस सेबी में सेबी से परमिशन लेती है। क्या काय की परमिशन लेती है कि बोले हम इस तरीके से कंपनी स्टार्ट करने जा रहे हैं, हमारी कंपनी है, हम इस कंपनी को हमें स्टार्ट करना है, उसके लिए हमें टोटल 1 करोड़ की कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। उसमें से हमने डिसाइड किया है कि आउट ऑफ 1 करोड़ हम 60 लाख रुपीस की कैपिटल का अरेंजमेंट शेयर्स के थ्रू करेंगे। तो सेबी से परमिशन ली जाती है, क्या हम अपने 60,000 शेयर्स इश्यू कर लें ऑफ रुपीज 100 ईच के, ये सेबी से परमिशन ली जाती है। सेबी की जो भी लीगल फॉर्मेलिटीज होती हैं उसको देखता है, एनालिसिस करता है और उसको लगता है सब कुछ सही है तो फिर वो ये शेयर्स इश्यू करने की परमिशन दे देता है। तो जब एक कंपनी फर्स्ट टाइम जब अपने शेयर इश्यू करती है, एक कंपनी जब पहली बार अपने शेयर इश्यू करती है तो उसको टेक्निकल लैंग्वेज में बोला जाता है आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर, इनिशियल पब्लिक ऑफर। जब एक कंपनी फर्स्ट टाइम अपने शेयर इश्यू करती है तो उसको बोलते हैं आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर, इनिशियल पब्लिक ऑफर। अब सुनना जरा ध्यान से, सेबी ने आपको परमिशन दे दी कि आप इश्यू कर सकते हो, अपने 60,000 शेयर इश्यू कर सकते हो 100 ईच के। तो ये जो सेबी ने आपको शेयर इश्यू करने की परमिशन दी है, ये आपकी कहलाएगी ऑथराइज्ड, ऑथराइज्ड या फिर रजिस्टर्ड, रजिस्टर्ड या फिर नॉमिनल, या फिर नॉमिनल कैपिटल। ये जो सेबी ने आपको ये शेयर इश्यू करने की परमिशन दे दी कि आप अपने 60,000 शेयर्स इश्यू कर सकते हैं ऑफ रुपीज 100 ईच के, तो ये कंपनी की कौन सी कैपिटल कहलाती है, दिस इज कॉल्ड ऑथराइज्ड कैपिटल। दूसरा नाम है रजिस्टर्ड कैपिटल एंड थर्ड नेम इज नॉमिनल कैपिटल। सुनना ध्यान से, व्हाट इज ऑथराइज्ड कैपिटल, क्या होती है ऑथराइज्ड कैपिटल, ये मैक्सिमम कैपिटल होती है, इट इज अ मैक्सिमम कैपिटल दैट कैन बी अरेंज्ड बाय द कंपनी थ्रू शेयर्स। ये कंपनी की मैक्सिमम कैपिटल है जो एक कंपनी शेयर्स के थ्रू अरेंज कर सकती है। एक कंपनी की जितनी ऑथराइज्ड कैपिटल होती है उससे ज्यादा एक कंपनी अपने शेयर इश्यू नहीं कर सकती। तो इट इज क्लियर व्हाट इज ऑथराइज्ड कैपिटल, इट इज दैट पार्ट ऑफ it is the maximum capital, it is the maximum capital that can be arranged by the company, that can be arranged by the company through shares। तो वो कंपनी की ऑथराइज्ड कैपिटल कहलाएगी। और एक कंपनी की जितनी ऑथराइज्ड कैपिटल है उससे ज्यादा एक कंपनी अपने शेयर इश्यू नहीं कर सकती। बताइए समझ में आ गई क्या व्हाट इज ऑथराइज्ड कैपिटल, इज इट क्लियर, क्लियर है सबको ऑथराइज्ड कैपिटल क्या होती है, इट इज द मैक्सिमम कैपिटल दैट कैन बी अरेंज्ड बाय द कंपनी थ्रू शेयर्स। ठीक है ना, नहीं ये सेबी डिसाइड नहीं करता, इसके लिए भी आप ही अप्लाई करते हो कि हमें बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में अपनी शेयर इश्यू करने या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में, ये भी आप ही परमिशन लेते हैं, राइट। तो इज इट क्लियर, ऑथराइज्ड कैपिटल क्या है, इट इज द मैक्सिमम कैपिटल that can be issued by the company or it is a maximum capital that can be arranged by the company through shares। अब परमिशन मिल गई, बोले 60,000 शेयर इश्यू कर सकते हैं। अब कंपनी ने डिसाइड करा, अब सुनना जरा ध्यान से, बहुत ध्यान से सुनना, देयर आर 2 ways फॉर इश्यूइंग द शेयर। 2 तरीके होते हैं शेयर्स को इश्यू करने के, एक तो होता है कैश में और एक होता है इन कंसीडरेशन, इन कंसिडरेशन।
व्हाट इज मीन बाय इश्यू ऑफ शेयर फॉर कैश? शेयर हम कैश में इश्यू करें, इसका मतलब क्या है कि जो भी आपका इन्वेस्टर है, आपने उससे पैसा लिया और उसके बदले में आपने अपनी कंपनी के शेयर्स दे दिए, ये तो कहलाएगा इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कैश, इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कैश। और इन कंसीडरेशन, व्हाट इज मीन बाय शेयर इश्यू इन कंसीडरेशन? कि आपने किसी सप्लायर, किसी वेंडर से कोई फिक्स एसेट परचेज करा, सपोज करो 1 लाख की कोई मशीनरी परचेज करी वेंडर से, और उस वेंडर को पैसे नहीं दिए, उस वेंडर को पैसे नहीं दिए तो क्या दिया? अपनी कंपनी के शेयर्स दे दिए 1 लाख रुपए के, 1 लाख रुपीस के अपनी कंपनी के शेयर्स दे दिए, तो ये कहलाता है शेयर इश्यू एज अ कंसीडरेशन, शेयर इश्यू एज अ कंसीडरेशन। तो शेयर्स दो तरीके से इश्यू होते हैं, एक तो कैश में और एक इन कंसीडरेशन। समझ में आ गया दोनों का मतलब कि शेयर इश्यू एट कैश का मतलब क्या होता है और शेयर इश्यू एज अ कंसीडरेशन का मतलब क्या होता है। कैश का तो मतलब सामने वाले इन्वेस्टर से कैश लिया और शेयर्स दिए, ये तो हो गया इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कैश। और इन कंसीडरेशन का मतलब क्या होगा कि किसी वेंडर से आपने कोई फिक्स एसेट परचेज करा, तो उसको कंसीडरेशन में पैसे देने के बजाय, मॉनिटरी कैश देने के बजाय हमने अपनी कंपनी के शेयर्स दे दिए, तो वो कहलाता है शेयर इश्यू एज अ कंसीडरेशन। इज इट क्लियर? समझ में आ गया शेयर कैसे इश्यू होंगे? दो तरीके से, इन कैश और इन कंसीडरेशन। तो कंपनी ने डिसाइड करा कि बोले अभी एक साथ पूरे 60 लाख की रिक्वायरमेंट नहीं है, अभी हमको अगर 40 लाख रुपीस का अरेंजमेंट हो जाए अभी एट अ टाइम एट प्रेजेंट, तो हमारी एक बार कंपनी स्टार्ट हो जाएगी, बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा। तो कंपनी ने डिसाइड करा आउट ऑफ द 60 हम अभी अपने 40,000 शेयर इश्यू करेंगे। तो ऑथराइज कैपिटल में से जो शेयर कंपनी इश्यू कर देती है वो आपकी कंपनी की कहलाती है इश्यूड कैपिटल। तो आपने डिसाइड करा कि कंपनी अपने 40,000 शेयर इश्यू करेगी ऑफ ₹100 ईच के अभी। तो ये 40,000 इंटू 100 के हिसाब से 40 लाख, दिस 40 लाख इज योर इश्यूड कैपिटल। So what is issued capital? What is issued capital? It is that part of authorized capital. It is that part of authorized capital which can be issued by the company in cash or in consideration. तो वो आपकी issued capital कहलाती है। क्या होती है? What is issued capital? It is that part of authorized capital. It is that part of authorized capital which can be issued by the company in cash or in consideration. तो वो आपकी क्या कहलाएगी? Issued capital कहलाएगी। समझ में आ गया what is issued capital? Is it clear? It is that part of authorized capital which can be issued by the company in cash or in consideration. तो वो आपकी issued capital कहलाएगी। Is it clear? ऐसी एक आपकी होती है सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब्ड कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल क्या है? आपने तो डिसाइड कर लिया कि बोले 40,000 शेयर्स इश्यू करेंगे। नाउ आउट ऑफ दिस 40,000 शेयर्स पब्लिक ने, इन्वेस्टर्स ने कितने शेयर्स परचेज करे? आपने तो डिसाइड करा 40,000 शेयर इश्यू करने। नाउ आउट ऑफ दिस 40,000 शेयर हाउ मच शेयर इज परचेज्ड बाय द इन्वेस्टर्स? तो वो आपकी क्या कहलाएगी? सब्सक्राइब कैपिटल कहलाएगी। तो व्हाट इज सब्सक्राइब कैपिटल? इट इज दैट पार्ट ऑफ इश्यूड कैपिटल, इट इज दैट पार्ट ऑफ इश्यूड कैपिटल विच कैन बी सब्सक्राइब्ड बाय द इन्वेस्टर्स, विच कैन बी सब्सक्राइब्ड बाय द इन्वेस्टर्स। तो वो आपकी कौन सी कैपिटल कहलाएगी? सब्सक्राइब्ड कैपिटल कहलाएगी। नाउ नेक्स्ट इज कॉल्ड अप कैपिटल। व्हाट इज कॉल्ड अप कैपिटल? कॉल्ड अप कैपिटल क्या होती है? सुनिए, जब एक कंपनी अपने शेयर इश्यू करती है तो शेयर इश्यू होते हैं लॉट में। क्या मतलब है लॉट में? मतलब कि जैसे कंपनी ने डिसाइड करा बोले 40,000 शेयर इश्यू करने हैं, तो ऐसा नहीं होगा कि अर्थव ने कहा मेरे को 5 शेयर चाहिए और भव्य ने कहा मेरे को 4 चाहिए और अक्षिता ने कहा मेरे को 3 चाहिए और सपोज करो जानवी ने कहा मेरे को 7 चाहिए और केशव ने कहा मेरे को 8 चाहिए। तो जिसने जो मांगा कंपनी ने उसको उतने शेयर दे दिए। नहीं, ऐसा नहीं होता।
कंपनी अपने शेयर का एक लॉट साइज बना देती है। जैसे सपोज करो 50 शेयर्स का लॉट साइज बनाया। इसका मतलब क्या है? 50 शेयर का लॉट साइज बनाया मतलब इसका मतलब यह है कि अगर आपको इस कंपनी में, मेरी इस कंपनी में अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो मिनिमम 50 शेयर्स तो खरीदने ही पड़ेंगे। आपको मिनिमम 50 शेयर्स खरीदने पड़ेंगे ऑफ ₹100 ईच के। और खरीदना चाहते हो तो 100 खरीदने पड़ेंगे उसके बाद। ऐसा नहीं होगा बोले 50 से ज्यादा खरीदना चाहता हूं तो ऐसा नहीं दूंगा, 60 ले लो, 70 ले लो, 80 ले लो, नहीं, सब्जी मंडी नहीं है। तो अगर आपको 50 से ज्यादा चाहिए तो 100, और ज्यादा चाहिए तो 150। तो जब भी शेयर्स इश्यू होते हैं तो इसी तरीके से लॉट में इश्यू किए जाते हैं। देखो मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। ये कंपनी थी रोलेक्स रिंग्स लिमिटेड, मेरे ख्याल से ये जो वॉच बनाती है कंपनी रोलेक्स कंपनी वो है। देखो इसका भी पब्लिक ऑफर आया था इनिशियल। मैंने आपको बताया कि जब एक कंपनी फर्स्ट टाइम अपने शेयर इश्यू करती है तो क्या बोलते हैं उसको? आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर। देखो ये क्या लिखा है? बिड लॉट 16 शेयर्स। मतलब कि अगर आपको इस रोलेक्स कंपनी के अगर शेयर्स परचेज करने हैं तो एक शेयर है 880 रुपीज का, तो यानी मिनिमम आपको 16 शेयर खरीदने पड़ेंगे। 16 इंटू 880, ये मिनिमम इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। और ज्यादा खरीदने इस कंपनी के शेयर तो 32 शेयर खरीदने पड़ेंगे आपको, जब भी जाके आप इस कंपनी के शेयर खरीद पाएंगे। ऐसा नहीं कि बोले मेरे को तो 4 चाहिए और मेरे को 2 चाहिए और मेरे को 3 चाहिए और मेरे को 1 चाहिए, ऐसा नहीं। लॉट साइज डिसाइड हो गया कितना है? 16 शेयर्स का। तो मिनिमम 16 शेयर्स आपको परचेज करने पड़ेंगे इस कंपनी के, तभी जाके आप इस कंपनी में कुछ इन्वेस्टमेंट कर पाओगे, ठीक है ना। तो ये होता है, इस तरीके से कंपनी अपने शेयर इश्यू करती है। अब देखो जैसे मैंने भी बताया कि बोले, जैसे अभी देखो ये जो एग्जांपल मैं बता रहा था कि लॉट साइज कितना है? 16। तो 16 इंटू, और एक शेयर का कितने का है? एक शेयर है 880 का। तो 16 इंटू 880 अगर मैं करता हूं, 16 इंटू 880 मैं करता हूं तो ये निकल के आते हैं आपके कितने? ये निकल के आते हैं 14,080, यानी मिनिमम इतना इन्वेस्टमेंट करना है। तो आपके जो छोटे इन्वेस्टर्स हैं, जैसे मैंने एग्जांपल लिया, बोले 50 शेयर्स का लॉट है, एक शेयर कितने का है? 100 का, यानी मिनिमम कितना इन्वेस्टमेंट करना है? 5,000 रुपीज का। तो आपके जो छोटे इन्वेस्टर्स होते हैं, आपके जो छोटे इन्वेस्टर्स होते हैं, उनके लिए पॉसिबल नहीं है कि इतना हैवी अमाउंट निकालें। 14,000 या 5,000 वो नहीं कर सकते इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट एक साथ। वो तो छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, 1,000 रुपीज और 2,000 का और 1,500 का और 500 रुपीज का। तो ऐसे छोटे इन्वेस्टर्स भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर सकें, ऐसे छोटे शेयर होल्डर्स, ये जो छोटे इन्वेस्टर हैं, छोटे छोटे इन्वेस्टर्स हैं, ये भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर सकें, ये भी अपना पैसा लगा सके, कंपनी में इन्वेस्ट कर सकें। तो इसलिए कंपनी उनको एक रास्ता देती है कि बोले कोई बात नहीं, नहीं दे सकते ना इतना बड़ा अमाउंट एक साथ, कोई बात नहीं, आजकल हर चीज EMI पे मिलती है, ठीक है ना, इंस्टॉलमेंट में मिलती है। तो बोले ये पूरा का पूरा 100 रुपए एक साथ नहीं दे सकते, बोले टुकड़ों में दे देना। बोले पहले 30 रुपीज दे देना, फिर वापस 30 दे देना, फिर 20 दे देना और फिर 20 दे देना। मैक्सिमम 4 इंस्टॉलमेंट में पैसा मंगा सकते हैं, 4 से ज्यादा नहीं कर सकते। 4 को 3 कर लो, 2 कर लो, बट 4 से ज्यादा नहीं होंगी। तो बोले कोई बात नहीं, एक साथ नहीं दे सकते ना, ऐसे टुकड़ों में दे देना पैसा, ठीक है ना। एक साथ नहीं दे सकते पूरा इन्वेस्टमेंट 100 रुपए का, ऐसे इंस्टॉलमेंट में दे दो, लेकिन इन्वेस्टमेंट करो। हम चाहते हैं कि आपके पास इतने पैसे नहीं है, आप छोटे इन्वेस्टर हो, हम चाहते हैं आप भी हमारी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करो। लेकिन ये जो बता रहा हूं ना, आपको लग रहा होगा कि कंपनी अपने छोटे इन्वेस्टर्स का भला सोच रही है, नहीं, कंपनी का दिस इज नॉट अ मोटिव कि वो उनका भला सोच रही है कि बेचारे छोटे छोटे इन्वेस्टर्स हैं, उनको भी कुछ मिले, उनको भी शेयर्स मिले, वो भी इन्वेस्टमेंट करें, नहीं, दिस इज नॉट अ मोटिव ऑफ द कंपनी। मोटिव कुछ और होता है, ये तो दिखाने की बात है, ठीक है ना, ये तो दिखाने की चीज है, मोटिव कुछ और है। व्हाट इज द मोटिव? कंपनी में क्या होता है, मैक्सिमम डिसीजन वोटिंग से होते हैं। तो अगर कंपनी कभी ऐसा नहीं चाहती कि उसके जो शेयर्स है वो किसी ग्रुप के पास या किसी इंडिविजुअल पर्सन के पास एक्यूमुलेट हो जाए, इकट्ठे हो जाएं। गलती से अगर किसी पर्सन के पास कंपनी के 50% से ज्यादा शेयर पहुंच गए या किसी ग्रुप ऑफ पर्सन के पास 50% से ज्यादा शेयर पहुंच गए तो वो एक तरीके से ओनर बन जाएंगे। कंपनी में हर डिसीजन वोटिंग से होता है, तो वो एक साथ वोट दे देंगे, 50% से ज्यादा शेयर है क्योंकि, तो जो चलेगी फिर उनकी चलेगी, तो एक तरीके से वो कंपनी के ओनर बन गए।
तो इसलिए कंपनी चाहती है जो कंपनी ने शेयर इश्यू करे ये जितने ज्यादा लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए उतना कंपनी के लिए बेटर होता है, उतना कंपनी के लिए अच्छा होता है। ठीक है ना, ये मोटिव। लेकिन दिखाने के लिए ये होता है कि हम छोटे इन्वेस्टर्स को भी इन्वेस्टमेंट करने का मौका देना चाहते हैं, इसलिए हम ये इश्यू प्राइस एक साथ नहीं लेंगे, ऐसे इंस्टॉलमेंट में लेंगे। तो मैं समझा रहा था व्हाट इज कॉल्ड अप कैपिटल। जैसे शेयर कितने का है, 100 का है, तो ये जो इंस्टॉलमेंट्स है ना इनके नाम होते हैं। पहली इंस्टॉलमेंट को बोला जाता है एप्लीकेशन मनी, दूसरी इंस्टॉलमेंट को नाम दिया जाता है अलॉटमेंट मनी, तीसरी इंस्टॉलमेंट को नाम दिया जाता है फर्स्ट कॉल मनी, और फोर्थ इंस्टॉलमेंट को नाम देते हैं सेकंड कॉल मनी। तो कंपनी ने अभी अपने शेयरहोल्डर से एप्लीकेशन मंगा लिया, अलॉटमेंट मंगा लिया और फर्स्ट कॉल मंगा लिया, यानी आउट ऑफ 100 कंपनी ने 80 रुपीज अपने शेयरहोल्डर से मंगवा लिए हैं। तो ये जो 80 रुपीज है, दिस 80 रुपीज इज कॉल्ड अप कैपिटल। ये 80 रुपीज आपकी क्या कहलाएगी, कॉल्ड अप कैपिटल। आपकी जो भी टोटल फीस है उसको 4 इंस्टॉलमेंट में बांट रखा है, 14,550, 14,550, 14,550 एंड 14,550। अभी आपसे बोला गया है कि 2 क्वार्टर की फीस डिपॉजिट करा दीजिए। तो ऐसे ही कंपनी ने शेयरहोल्डर्स को बोला कि बोले अभी एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल डिपॉजिट करा दो, यानी आउट ऑफ 100 80 रुपीज डिपॉजिट करा दो। तो ये जो 80 रुपीज है कंपनी की कॉल्ड अप कैपिटल कहलाएगी। तो क्या होती है, व्हाट इज कॉल्ड अप कैपिटल? इट इज दैट पार्ट ऑफ टोटल कैपिटल, इट इज दैट पार्ट ऑफ टोटल कैपिटल विच इज कॉल्ड बाय द कंपनी फ्रॉम इट्स शेयर होल्डर। टोटल कैपिटल का वो पार्ट जो कंपनी ने अपने शेयर होल्डर से मंगवा लिया है वो कंपनी की कॉल्ड अप कैपिटल कहलाती है। वो कंपनी की कौन सी कैपिटल कहलाएगी, कॉल्ड अप कैपिटल कहलाएगी। समझ में आया व्हाट इज कॉल्ड अप कैपिटल? टोटल कैपिटल का वो पार्ट जो कंपनी ने अपने शेयर होल्डर से मंगवा लिया है वो आपकी कंपनी की कौन सी कैपिटल कहलाएगी, कॉल्ड अप कैपिटल कहलाएगी। जैसे आपकी जो टोटल फीस है, जैसे सपोज करो आपकी जो टोटल फीस है वो कितनी होगी, 14,500 इंटू 4, तो आपकी टोटल फीस है 58,200। आउट ऑफ दिस 58,200 अभी स्कूल ने बोला है फर्स्ट और सेकंड इंस्टॉलमेंट डिपॉजिट करा दो, तो दिस इज द कॉल्ड अप कैपिटल। ये आपको बोल दिया डिपॉजिट कराने के लिए, तो दिस इज द कॉल्ड अप कैपिटल। तो सी समझ में आ गया व्हाट इज कॉल्ड अप कैपिटल? इट इज दैट पार्ट ऑफ टोटल कैपिटल, इट इज दैट पार्ट ऑफ टोटल कैपिटल विच इज कॉल्ड बाय द कंपनी, विच इज कॉल्ड बाय द कंपनी फ्रॉम इट्स शेयर होल्डर। तो वो आपकी कॉल्ड अप कैपिटल कहलाती है। इज इट क्लियर? ऐसी होती है आपकी पेड अप कैपिटल। नाउ व्हाट इज पेड अप कैपिटल? व्हाट इज पेड अप कैपिटल? कंपनी ने तो 80 मंगा ली है, लेकिन शेयरहोल्डर ने अभी, आपके जो शेयरहोल्डर्स हैं उन्होंने अभी केवल एप्लीकेशन और अलॉटमेंट के 60 रुपीज ही दिए हैं। सो दिस 60 रुपीज इज कॉल्ड पेड अप कैपिटल। स्कूल ने तो कह दिया फर्स्ट और सेकंड इंस्टॉलमेंट डिपॉजिट करा दीजिए, लेकिन अभी आपने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ही डिपॉजिट कराई है। तो ये जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आपने डिपॉजिट कराई है, दिस इज योर पेड अप कैपिटल। तो व्हाट इज पेड अप कैपिटल? इट इज दैट पार्ट ऑफ कॉल्ड अप कैपिटल, it is that part of called up capital which is paid by the shareholder, which is paid by the shareholder। तो वो आपकी क्या कहलाएगी, पेड अप कैपिटल। वो आपकी क्या कहलाएगी, पेड अप कैपिटल। इज इट क्लियर? What is paid up capital? It is that part of called up capital which is paid by the shareholder, which is paid by the shareholder is the paid up capital। इसी तरीके से एक होती है आपकी अनपेड कैपिटल। व्हाट इज अनपेड कैपिटल? व्हाट इज अनपेड कैपिटल? कंपनी ने तो 80 रुपीज मंगवा लिए, लेकिन आउट ऑफ 80 60 तो पे कर दिए, ये 20 रुपीज आपने पे नहीं करे। तो ये जो 20 रुपीज है ये आपकी कहलाएगी अनपेड कैपिटल। स्कूल ने तो 2 इंस्टॉलमेंट मंगा लिए, आपने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की डिपॉजिट कराई है, सेकंड इंस्टॉलमेंट अभी डिपॉजिट नहीं कराई, सो दिस सेकंड इंस्टॉलमेंट इज अ अनपेड कैपिटल। समझ में आ गया व्हाट इज अनपेड कैपिटल? इट इज दैट पार्ट ऑफ कॉल्ड अप कैपिटल, इट इज दैट पार्ट ऑफ कॉल्ड अप कैपिटल विच इज नॉट पेड बाय द शेयर होल्डर, विच इज नॉट पेड बाय द शेयर होल्डर। तो वो आपकी क्या कहलाएगी, अनपेड कैपिटल कहलाएगी।
इसी तरीके से एक होती है आपकी अनकॉल्ड कैपिटल। नाउ व्हाट इज अनकॉल्ड कैपिटल? What is uncalled capital? What is uncalled capital? What is uncalled capital? It is that part of total capital. It is that part of total capital which is not called by the company. तो टोटल कैपिटल कितनी थी? 100। तो 100 में से कंपनी ने अभी 80 रुपीज ही मंगवाए थे एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल। ये सेकंड कॉल कंपनी ने अभी तक अपने शोल्डर से नहीं मंगवाया है, तो दिस सेकंड कॉल इज अ अनकॉल्ड कैपिटल। स्कूल ने बोला है फर्स्ट और सेकंड इंस्टॉलमेंट डिपॉजिट करानी है, अभी आपसे ये नहीं बोला गया कि ये थर्ड और फोर्थ इंस्टॉलमेंट भी डिपॉजिट करा दो, तो दिस थर्ड एंड fourth installment is a uncalled capital. So what is uncalled capital? It is that part of total capital which is not called by the company from its shoulder. जो कंपनी ने अभी तक अपने शोल्डर से नहीं मंगवाई है, तो वो आपकी क्या कहलाएगी? अनकॉल्ड कैपिटल कहलाएगी, वो आपकी अनकॉल्ड कैपिटल कहलाएगी। और एक और कैपिटल होती है दैट इज रिजर्व कैपिटल। व्हाट इज रिजर्व कैपिटल? ये जो कंपनी की अनकॉल्ड कैपिटल है ना 20 रुपीज की, जो अभी तक कंपनी ने नहीं मंगवाए, इसको एक स्पेशल रिजोल्यूशन पास करके कंपनी ये डिसाइड कर लेती है कि जब कंपनी का वाइंड अप होगा, जब कंपनी का लिक्विडेशन होगा, तभी हम इस कैपिटल को मंगवाएंगे शोल्डर से। अदरवाइज ये जो 20 रुपीज है ये कभी भी लाइफ टाइम में हम अपने शोल्डर से नहीं मंगवाएंगे। ये 20 रुपीज के कब मंगवाया जाएगा? जब कंपनी की वाइंड अप की पोजीशन आ जाएगी, लिक्विडेशन की पोजीशन आ जाएगी, उसी केस में ये 20 रुपीज हम अपने शोल्डर से मंगवाएंगे। अदरवाइज हम लाइफ टाइम में कभी ये 20 रुपीज अपने शोल्डर से नहीं मंगवाएंगे। तो वो आपकी क्या कहलाएगी? रिजर्व कैपिटल कहलाएगी। कौन सी कैपिटल कहलाएगी? रिजर्व कैपिटल कहलाएगी। बताइए समझ में आई क्या ये टाइप्स ऑफ कैपिटल? किसी में किसी को कोई डाउट? इज इट क्लियर? Sir, यस is the time period predetermined that first fall will be made? Yes, it is predetermined. It is also differ to company. There are some time period का कुछ कंपनीज एक्ट में दे रखा है रूल्स एंड रेगुलेशन, उससे एक्सीड नहीं करता, बाकी उससे कम टाइम में कंपनी मंगा सकती है, बट वो जो कंपनीज एक्ट में जो टाइम पीरियड गिवन है उससे एक्सीड नहीं होना चाहिए वो। ओके किसी ने पूछा था इफ इट डज नॉट गिव इंस्टॉलमेंट टाइम, तो उसका भी अभी आगे बताएंगे कि अगर इंस्टॉलमेंट टाइम पे नहीं देता, आगे का अमाउंट अगर टाइम पे नहीं देता उसका क्या ट्रीटमेंट होगा, अभी पढ़ेंगे इस चैप्टर में हम आगे। बताइए और किसी को कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो तो बताइए।